अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल स्पेसिफिक हीट का देख रहे थे और कैलकुलेशन में हमने उसको यहाँ तक समझ लिया था। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ठीक है, हमने फॉर्मूले को अरेंज कर लिया था। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप आप जो न्यूमेरिकल में डेटा में वैल्यूज़ गिवन है वो आप एक एक करके पुट कर दीजिए। तो इसके अंदर ये देख लीजिएगा कि कैलकुलेशन करते वक्त, ठीक है, कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि थोड़ी सी टिपिकल कैलकुलेशन है प्लस माइनस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले CM रिक्वायर्ड है तो हम इसको एज इट इज लीव करेंगे। फिर MM आप देखिए डेटा के अंदर ये 0.05 आपको दिया हुआ है और T1 100 माइनस 22.4 इज इक्वल्स टू T3 22.4 माइनस T2 20 है। इसी तरह CW स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 मल्टीप्लाई MW 0.4 प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर 386 मल्टीप्लाई बाय MC 0.4। ये हमने स्टूडेंट्स वैल्यूज को क्या करा, पुट कर दिया डेटा से देखकर। अब हम और सिंप्लीफिकेशन करते हैं। जैसे CM मल्टीप्लाई 0.05 और अगर हम इसको माइनस करें तो माइनस करने पर ये 77.6 आएगा और इज इक्वल्स टू 22.4 में से आप 20 माइनस कर दीजिए तो 2.4 आंसर आता है। इसी तरह 4200 मल्टीप्लाई बाय 0.4, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 1680 प्लस, और इसी तरह स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करें 386 मल्टीप्लाई बाय 0.4 तो ये आएगा 154.4 आंसर आपको देगा। आगे बढ़िए, आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3.88 आंसर आएगा इज इक्वल्स टू 2.4 एज इट इज। इसको आप ऐड कर दीजिए, या एक काम ये भी कर सकते हैं, आप इन दोनों को ऐड करिए और मल्टीप्लाई बाय 2.4 कर दीजिए तो आंसर आता है 4402.56 आंसर आता है स्टूडेंट्स। ठीक, लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप क्या है? 3.88 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट पर, आप राइट पे जाकर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 4402.56 डिवाइडेड बाय 3.88 और यहां रह जाएगा CM। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपको आंसर देगा 113.486 जूल्स पर किलोग्राम केल्विन। ये आपका स्टूडेंट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक हीट आ गई, ठीक है, ऑफ मेटल, जो आपने मेटल को डिप किया था किसके अंदर, कैलोरीमीटर और वाटर में। ये एक टाइप का न्यूमेरिकल आपको बुक में दिया गया है। दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, गौर से देखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये नोट्स के अंदर ये न्यूमेरिकल मौजूद है। आई थिंक 2 या 3 तरह के ऐसे न्यूमेरिकल होंगे वैल्यूज चेंज करके। एक टाइप में क्या करते हैं, ठीक है, ये रिक्वायर्ड होता है, मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, जो हमने अटेम्प्ट की एग्जांपल। एक टाइप में क्या करते हैं, जो पेपर में भी आ चुका है, उसमें ये स्पेसिफिक हीट ऑफ मैटर जो है वो गिवन करते हैं और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को रिक्वायर्ड करते हैं T3 को। तो स्टूडेंट इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? अगर मैं आपको हिंट दूं आप कैसे करेंगे, तो सारा का सारा न्यूमेरिकल वैसे ही अटेम्प्ट करेंगे जैसे हमने किया, बस इस स्टेप पर आके आप ख्याल करेंगे, रुक जाएंगे। क्या ख्याल करेंगे? ख्याल ये करेंगे, जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये गिवन होगा, यहां इसका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसी न्यूमेरिकल को दोबारा करिए। फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा, जो आपका स्टूडेंट रिक्वायर्ड था, आप डेटा में इसकी वैल्यू लिख लीजिएगा, मतलब डेटा में ये एज अ गिवन होगा। और T3 जो आपने 22.4 पुट किया, आप उसको पुट नहीं करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, वो रिक्वायर्ड होगा। ठीक, सारी कैलकुलेशन ऐसे ही आएगी।
इधर दो जगह पर, यहां और यहां T3 आप लेफ्ट कर देंगे जैसे हमने CM को लेफ्ट करा, फिर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसी तरह कैलकुलेशन करेंगे। बस फर्क ये आएगा, दोबारा बता रहा हूं कि T3 आपको दो जगह नजर आएगा, तो आप इसको अरेंज करके वन साइड करेंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी। जब आप इसको परफॉर्म कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर कितना आएगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने इसको पुट करा तो फिर आपका आंसर आएगा 22.4। तो इस न्यूमेरिकल में भी वो दूसरी टाइप का न्यूमेरिकल आप क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा जो डिफरेंट वैल्यूज के साथ न्यूमेरिकल दिए हुए हैं वो आपको दोबारा बता रहा हूं कि नोट्स में मौजूद हैं। आप चैप्टर 11 के एंड में जहां पर न्यूमेरिकल का पोर्शन है वहां पर देखेंगे, तो वहां पर ये न्यूमेरिकल 2 से 3 तरह के आपके मौजूद होंगे और एज असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे। ठीक, तो ये हमने एक टॉपिक करा स्पेसिफिक हीट और उसका न्यूमेरिकल जो बुक में एज ए एग्जाम्पल दिया और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लें ताकि आपको ये याद रहे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है? अगले टॉपिक का नाम स्टूडेंट्स, अगले टॉपिक का नाम लेटेंट हीट है। स्टूडेंट्स, लेटेंट लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और ये लैटिन से है और इसका मतलब होता है हिडन, और बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका मतलब जैसा है, मतलब इसकी मीनिंग है, वैसे ही इस हीट का नाम रखा गया है, क्योंकि इन एक्चुअल ये हीट हमें नज़र नहीं आती। अब लेटेंट हीट क्या होती है, इसको उर्दू में बिल्कुल कुछ इसी तरह कहा जाता है। जैसे हिडन है तो इसको कहा जाता है हरारत मख्फी। मख्फी मतलब छुपी हुई, और हकीकत में ये छुपी होती है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स लेते हुए। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि एक पोर्ट है आपके पास और उस पोर्ट के अंदर आइस क्यूब्स मौजूद हैं बहुत सारे, और अगर मैं आपको कहूं स्टूडेंट ये बताइए थर्मोमीटर इसके अंदर लगा दिया जाए, तो ये बताइए थर्मोमीटर इन आइस क्यूब का कितना टेम्परेचर रीड करेगा। ठीक है, तो लाजमी सी बात है आप बोलेंगे क्योंकि आइस बनती है 0 डिग्री पर, तो 0 डिग्री रीड करेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि हम इसको हीट करने लग जाएं, ठीक है, मतलब मैं यहां से हीट देना शुरू करूं, तो ये आइस क्या होगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अब जब ये मेल्ट होगी तो दोबारा सवाल करता हूं, ये बताइए क्या आइस का टेम्परेचर राइज होगा? आइस का टेम्परेचर राइज होगा? तो शायद आपके दिमाग में आए क्योंकि हीट दी तो आइस का टेम्परेचर राइज होगा, लेकिन आंसर ये है आइस का टेम्परेचर राइज नहीं होगा। अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि जब हम हीट दे रहे हैं तो हमने पढ़ा कि हीट जो होती है वो टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेट करती है। ठीक, मतलब अगर हम हीट का अमाउंट ज़्यादा रखते हैं तो टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ता है। अगर यहाँ हीट दे रहे हैं और टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा तो फिर वो हीट जा कहाँ रही है? अगर वो हीट टेम्परेचर बढ़ा देती है तो समझ में आता है कि टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब हीट यूटिलाइज हो गई टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द आइस। बट आई एम सेइंग दिस हीट कैन नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर इन दिस स्टेट। इस वक्त ये हीट जो है टेम्परेचर को नहीं बढ़ा सकती या नहीं बढ़ाती। अब फिर दोबारा से वही सवाल पैदा होता है कि फिर वो हीट जाती कहाँ है? तो ये हीट दरअसल करती क्या है, ये हीट टेम्परेचर बढ़ाने में यूटिलाइज नहीं होती स्टूडेंट्स, ये हीट इस आइस की स्टेट को चेंज करने में यूटिलाइज होती है। मतलब कि ये हीट दरअसल अगर आप गौर करें, जैसे अगर हमारे पास सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है, आइस भी हो सकती है, तो हमने पढ़ा कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और इनके बिटवीन जो इंटरनल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेज वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, टाइटली पैक्ड होते हैं, मूव भी नहीं कर पाते, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह पर। ठीक,
अगर इनकी इस फोर्स को आपने क्या करना है, वीक करना है, तो हम करते क्या है, एक तरीका ये होता है कि हम इसको हीट करें। तो आप देखते हैं कोई भी सॉलिड हो, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट देने के बाद वो किस फेस में आ जाता है, वो लिक्विड फेस में आ जाता है सॉलिड से। अब अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए कैसे हुआ ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने क्या बढ़ाया यहां पर, टेम्परेचर या हीट इंक्रीज की, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि लिक्विड फेस में कैसे आया, तो होता यह है जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, जो टाइटली पैक करती है, ये हीट एनर्जी उसको वीक करती है और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली रिलेट करती है टेम्परेचर से। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वैसे वैसे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अगर वो इस तरह से मूव करते हैं तो उनकी वाइब्रेशन तेज हो जाती है। इससे क्या होता है, जो इनके बराबर वाला मॉलिक्यूल होता है उसको ये फोर्सफुली क्या करते हैं, स्ट्राइक करके धकेलते हैं, और धकेलने से वो मॉलिक्यूल दूर हो जाता है। और हम जानते हैं अगर मॉलिक्यूल दूर हो जाए तो कौन से फेस में चले जाते हैं, वो लिक्विड फेस में चले जाते हैं। लेकिन इससे पहले जो हम हीट देते हैं, ठीक, अब ये जो हमने हीट दी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ये हीट टेम्परेचर को स्टूडेंट्स नहीं बढ़ाती, ठीक। तो फिर सवाल ये हीट जाती कहाँ है? तो जवाब वही है जो मैंने अभी आपको समझाया कि ये हीट यूटिलाइज होती है टू वीक द इंटरनल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इंटरनल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को वीक करने के लिए क्या हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है, दूर होती है। इसी छुपी हुई हम हीट को या एनर्जी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। तो समझ में ये आया लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट वो होती है जो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मतलब अगर कोई सॉलिड है तो सॉलिड से जब तक वो पूरा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। वो हीट जो लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है उसको, वो कौन सी है, लेटेंट हीट। फिर वो लिक्विड से उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, वो बॉयल होने लगेगा। बॉयल होने के बाद फिर दोबारा उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अगर सपोज करें ये वाटर है तो ये वाटर को अगर आप मजीद हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर बिल्कुल राइज होगा। कहाँ तक? 100 डिग्री तक। 100 के बाद राइज नहीं होगा तो फिर जो हीट हमने दी वो कहाँ चली गई? वो इसको कन्वर्ट कर देगी किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में। और गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो हीट हम दे रहे हैं गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, वो क्या कहला रही है स्टूडेंट? वो लेटेंट हीट कहला रही है। फिर दोबारा स्टेट चेंज हो रही है। लिक्विड था, लिक्विड अब वेपर की फॉर्म में जा रहा है, ठीक, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। मतलब बॉइलिंग 100 पर होगी और ये होती चली जाएगी। 100 से ज़्यादा थर्मोमीटर टेम्परेचर नहीं बताएगा। इसी तरह जो मेल्टिंग होगी, ये मेल्टिंग पॉइंट पर, ठीक है, अगर 0 डिग्री है तो 0 डिग्री पर ये 0 ही रहेगी, ठीक। और ये सारा का सारा लिक्विड बनता चला जाएगा। जो हीट है वो क्या करेगी? वो इसकी स्टेट को चेंज करेगी सॉलिड टू लिक्विड, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा। तो वो हीट जो सॉलिड को लिक्विड में तब्दील करे और लिक्विड को गैस फॉर्म में ले आए, ठीक, मेल्टिंग पॉइंट पर और बॉइलिंग पॉइंट पर, उस हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। अब बातों बातों में हमने दो तरह की इसकी टाइप्स सुन ली। स्टूडेंट अगर गौर करें तो मैंने कहा वो जो मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर स्टेट को चेंज करे। मतलब अगर आइस की बात करें 0 डिग्री रहेगा टेम्परेचर, हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, लेकिन हम देख रहे हैं आइस मेल्ट हो रही है। तो वो हीट जो आइस को मेल्ट कर रही है या फ्यूज कर रही है या पिघला रही है, वो क्या कहलाएगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूज करना मतलब पिघलाना। फिर जब ये आइस लिक्विड बन जाएगी, फिर हम उसको गर्म करेंगे, टेम्परेचर राइज होगा। कहाँ? वाटर के केस में 100 डिग्री तक। और 100 डिग्री के बाद ये रुक जाएगा। फिर जब हम हीट देंगे तो अब टेम्परेचर चेंज या इंक्रीज नहीं होगा। हाँ, वो हीट क्या करेगी? अब इस लिक्विड को क्या बनाएगी? गैस या वेपर्स। तो फिर हम उस लेटेंट हीट को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब वेपर में कन्वर्ट कर देती है। तो ये दो तरह की हीट होती है। लेटेंट हीट, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हम इनको भी देख लेते हैं। लेटेंट हीट क्या है? अगर सिर्फ लेटेंट हीट की डेफिनेशन की जाए तो
सिर्फ लेटेंट हीट की डेफिनेशन क्या होती है? द हीट विच चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, वो हीट जो किसी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने में रिक्वायर्ड हो, ठीक है, उस हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। और ये दो तरह की है स्टूडेंट्स, एक इसको हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स HF से, F फॉर फ्यूजन, और इसको डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स HV से, V वेपराइजेशन। ठीक, अब अगर हम फॉर्मूलों की बात करें और स्पेसिफिकली वाटर के लिए देखें तो हम इस टॉपिक को ऐसे पढ़ते हैं, ये वो हीट है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द सॉलिड स्टेट, ठीक, इनटू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, लेकिन यहां पर भी हम क्या करते हैं, ये वो हीट तो है जो सॉलिड स्टेट को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है मेल्टिंग पॉइंट पर एट नो चेंज ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर हम चेंज नहीं करते, लेकिन यहां पर भी हमें ख्याल करना पड़ता है कि मास को हम क्या रखते हैं? कांस्टेंट। तो मास कितना लेंगे हम? 1 kg, वही जो हमने स्पेसिफिक हीट में लिया था। तो ये अमाउंट ऑफ हीट है रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब अगर 1 kg मास है किसी सॉलिड का, हम उसको हीट करें और हीट करने पर वो लिक्विड में तब्दील हो जाए, ठीक, तो जितनी हीट वो लेगा वो क्या कहलाएगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी। और ये होगा क्यों? कौन से टेम्परेचर पर? ये होगा उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जब वो लिक्विड बन जाएगी तो लिक्विड बनने के बाद फिर दोबारा हम उसको क्या करेंगे? हीट देंगे, वो बॉयल होगा। बॉइलिंग के बाद उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अब जो हीट देंगे वो सारी की सारी क्या कहलाएगी? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और अमाउंट कितना होना चाहिए लिक्विड का? दोबारा 1 kg। तो ये कौन सी हीट है? द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास of substance into vapor और गैस एट बॉइलिंग। बॉइलिंग के ऊपर 1 किलो मास को तब्दील करने के लिए किस स्टेट में? गैस स्टेट में जो हीट चाहिए होती है वो क्या कहलाती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है? जैसे HV क्या होगा? डेल्टा Q ओवर M, बिल्कुल ऐसे जैसे स्पेसिफिक हीट का लिखा था, लेकिन ये टेम्परेचर का जिक्र नहीं है क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो ये अमाउंट ऑफ हीट है रिक्वायर्ड टू चेंज द सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड, ठीक है, ऑफ पर यूनिट ऑफ मास। और अगर यूनिट की बात करें स्टूडेंट तो यूनिट क्या हो चाहिए? जूल्स पर किलोग्राम। और अगर हम यहीं पर रुकते हुए, ठीक है, वाटर के लिए बात करें तो वाटर के लिए वैल्यू होती है 3.36 एक्सपोनेंट 5 जूल्स पर केजी। और इसी तरह अगर ये फॉर्मूला बनाएं तो ये फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट डेल्टा Q ओवर M, ठीक। लेकिन यहां पर ये वो हीट है जो किस में तब्दील करेगी? ठीक है, इसको V कर लीजिएगा क्योंकि ये वेपराइजेशन है। और ये हीट कौन सी है? जो लिक्विड स्टेट को चेंज करेगी 1 kg ऑफ लिक्विड को, ठीक है, किसके अंदर? वेपर्स में। इसकी यूनिट भी सेम होगी। अब अगर दोबारा से वाटर की बात की जाए, यूनिट जूल्स पर केजी, तो वाटर के लिए जो इसकी वैल्यू है HV की, ये HF था फॉर वाटर, तो ये होती है 2.26 एक्सपोनेंट 6 जूल्स पर केजी। ये दोनों हैं हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।